72,08,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ मशरिक़ वस्ता या मिडल ईस्ट अफ्रीका और एशिया का एक तारीखी खिता है। ये खिता इंसानी तारीख की कदीम तरीन तहजीबों की जन्म भूमि भी रहा है, यानी 12,000 कबल मसीह से 6400 कबल मसीह तक दुनिया की 5 बड़ी इंसानी तहजीबें गुजरी हैं, जिनके आसार कदीमा आज भी मिस्र, शाम, इराक, फलस्तीन और इर्द गिर्द मौजूद हैं। इसमें दरियाए नील और दजला और फुरात की तहजीबें भी शामिल हैं। इस खिते ने मिस्री, रोमन, बाज़ंतीनी, ईरानी, बनु उमय्या और बनु अब्बास और उस्मानी खिलाफत जैसी सल्तनतों के उरूज व ज़वाल देखे हैं। मशरिक़ वस्ता का ये खिता सदियों से इंसानी अलमियों की जद में भी रहा है। आज के जदीद दौर में भी इस खिते का नाम सुनते ही जहन में 3 चीजें आती हैं: तेल, सियासी अदम इस्तेहकाम और जंगें। तेल और दूसरी मादनियात के वसी ज़खायर और स्ट्रेटेजिक अहमियत यहाँ के अवाम के लिए आसूदगी के बजाय आदाब बन गई हैं। कोई एक मुल्क भी अदम इस्तेहकाम, समाजी इंतशार, मुआशी ज़वाल, दहशत गर्दी और रियासती जबर से महफूज नहीं। मुतलकुल अनान हुकूमतें, बादशाहतें और फौजी आमरीतें अवाम पर मुसल्लत हैं। साम्राज्य और मजहबी बुनियाद परस्तों की वहशत अलग इनके जख्मों पर नमक पाशी कर रही है। गुज़िश्ता कई अशरों से मशरिक़ वस्ता का ये खिता मुतअद्दिद जंगों का शिकार रहा है, चाहे वो इराक हो, शाम हो, लेबनान हो, फलस्तीन, इसराइल जंग या फिर यमन का तनाज़ा। इस खिते में हर वक्त कुछ न कुछ हो रहा होता है। अब तक इन तनाज़ात में लाखों अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा इन तनाज़ात की वजह से कई ट्रिलियन डॉलर्स का माली नुकसान भी हो चुका है। शहर के शहर ताराज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मशरिक़ वस्ता का खिता अमन देखने में नाकाम है। आखिर क्या वजह है कि मशरिक़ वस्ता में इतना अदम इस्तेहकाम है? इस सवाल का जवाब काफी पेचीदा है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता शतरंज की एक ऐसी बिसात है जिसके खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ मुसलसल खतरनाक तरीन चालें चल रहे हैं। इस खिते में अदम इस्तेहकाम और जंगों की कहानी के मुहर्रिकात को जानने के लिए हमें 20वीं सदी के दूसरे अशरे की तरफ जाना पड़ेगा, जब आज के मशरिक़ वस्ता की सरहदों का बाकायदा तयन किया गया था, जिसके बाद से इस सारे तनाज़े का आगाज हो गया। मशरिक़ वस्ता का पूरा खिता कई 100 साल तक खिलाफत उस्मानिया के कंट्रोल में था। इसलिए जरूरी है कि हम सल्तनत उस्मानिया के नशेबो फराज का जायजा लें। 15वीं सदी में तुर्कों ने बाज़ंतीनी सल्तनत को शिकस्त दी और अनातोलिया के इलाके पर मुश्तमिल सल्तनत उस्मानिया कायम की। इसके बाद तुर्क फतुहात का सिलसिला चल निकला और वो वस्ती यूरोप बशमूल बल्गारिया, सर्बिया और हंगरी तक पहुँच गए। इस्लामी दुनिया के लिए मयार करार दी जाने वाली सल्तनत उस्मानिया बगदाद से बसरा, काकेशिया से बुहीरे अहमर और क्रीट से मगरबी यूक्रेन तक फैलती गई। इस सल्तनत की नस्ली बरादरियों में अफ्रीकी, अरब, आर्मीनियाई, आजरी, बर्बर, यूनानी, कुर्द, फारसी, ताजिक, तुर्क और तुर्कमन शामिल थे। तुर्कों की अस्करी कुव्वत के सामने कोई बंद बांधना इंतहाई दुश्वार था। 19वीं सदी के बाद और 20वीं सदी के अवाइल में खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल शुरू हुआ और उस्मानी खलीफा को यूरोप का मर्द बीमार कहा जाने लगा। यही वो वक्त था जब बरतानवी सल्तनत एशिया में अपने पर फैला रही थी। बरतानवी सल्तनत उस्मानी खिलाफत को दुनिया में अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझती थी, क्योंकि बरतानिया को एशिया के वसी और अरीज और जरखेज इलाकों तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट खिलाफत उस्मानिया ही थी। इस खित्ते का तोड़ करने के लिए बरतानिया ने मशरिक़ वस्ता में अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। यूं 1820 में बरतानवी सल्तनत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ एक मुआहदा किया। 1839 में यमन और 1861 में बहरीन, जबकि 1888 में मिस्र के साथ मुआहदा कर लिया और इन सारे इलाकों को अपने ज़ेरे असर कर लिया। मिस्र को ज़ेरे असर करते ही बरतानिया को नहर स्विस तक रसाई मिल गई और इनके लिए सल्तनत उस्मानिया से बचते हुए एशिया तक पहुंचना आसान हो गया। सल्तनत उस्मानिया के हुकाम बरतानिया के इन इक़दामात पर नजर रखे हुए थे और जानते थे
کہ برطانیہ کا بڑھتا ہوا اثر اس کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو عثمانی سلطنت نے جرمنی، بلغاریہ اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ مل کر برطانیہ، فرانس، روسی سلطنت اور دیگر ممالک کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب برطانیہ اور فرانس نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اب ہر قیمت پر عثمانی سلطنت کو ختم کرنا ہے۔ ان نوآبادیاتی گدوں نے بھی بعد میں خطے کی خوب بندربانٹ کی اور اپنے سامراجی عزائم کے تحت مصنوعی لکیروں کے ذریعے چھوٹی بڑی کئی کٹ پتلی ریاستیں قائم کر دیں۔ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فرانس اور برطانوی سلطنتوں نے 1916 میں ایک خفیہ معاہدے پر دستخط کر لیا۔ سائکس پیکوٹ کے نام سے معروف اس معاہدے میں فرانس کی جانب سے فرانسو جارجس پیکوٹ اور برطانیہ کے سر مارک سائکس نے حصہ لیا تھا۔ یہ اپریل 1920 کی ایک صبح تھی جب فرانس اور برطانیہ نے اٹلی کے ایک چھوٹے سے قصبے سان ریمو میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کا ایجنڈا مشرق وسطیٰ میں سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کو حتمی شکل دینا تھا۔ 19 سے 26 اپریل تک جاری رہنے والی اس کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لبنان اور شام فرانس کے ماتحت ہوں گے اور عراق اور فلسطین پر برطانیہ کا تسلط ہوگا، جبکہ روس کے قریبی علاقے روسی امپائر کو دے دیے جائیں گے۔ روس نے بھی اس پر رضامندی ظاہر کی۔ ان سرحدوں کا فیصلہ کرتے وقت اس وقت کی طاقتوں نے صرف اپنے مفاد کا سوچا، زبان، نسل، تاریخ اور ثقافت سمیت کسی چیز کا خیال نہیں رکھا۔ یہی وہ ظلم ہے جس کی سزا مشرق وسطیٰ کا علاقہ آج تک بھگت رہا ہے۔ اس سے پہلے 1917 میں ایک اعلان کے ذریعے برطانوی حکومت نے یہودیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو فلسطین میں ایک یہودی ملک بنانے میں مدد کی جائے گی۔ اس اعلان کو بالفور ڈکلریشن کہتے ہیں۔ یہی وہ ڈکلریشن ہے جو آگے جا کر 1948 میں فلسطینی سرزمین پر یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کی وجہ بنا۔ اس دوران دنیا کی بڑی طاقتیں تیل کی تلاش میں تھیں، کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں تیل کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے دنیا کی طاقتیں اس نتیجے پر پہنچ چکی تھیں کہ 21ویں صدی پر وہی راج کرے گا جس کا تیل پر کنٹرول ہوگا۔ اس وقت امریکہ دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر اور سپلائر تھا اور برطانیہ کی 80% تیل کی سپلائی بھی امریکہ سے ہی آتی تھی۔ لیکن برطانیہ چاہتا تھا کہ ہر صورت اس کا امریکی تیل پر انحصار ختم ہو جائے، کیونکہ برطانیہ امریکہ کو قابل اعتبار نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس وقت امریکہ کے صدر ووڈرو ولسن تھے جو امپائرز کے کانسیپٹ کے بہت خلاف تھے۔ اسی زمانے میں سب سے پہلے 1908 میں ایران میں تیل دریافت ہوا تھا۔ یہ تیل اینگلو فارس آئل کمپنی نے شمال مغربی ایران کے پہاڑوں سے دریافت کیا تھا، لیکن اس کی مقدار بہت کم تھی، اس لیے برطانوی سلطنت اس سارے علاقے میں بہت تیزی کے ساتھ تیل کی تلاش میں مصروف تھی۔ 1919 میں پہلی عالمی جنگ عظیم ختم ہوئی۔ فاتح اتحادی ممالک وارسا میں جمع ہوئے اور ان کے درمیان وارسا پیکٹ ہوا، جس میں مشرق وسطیٰ کی سرحدوں کو ایک بار پھر تبدیل کیا گیا اور اگلے ہی سال معاہدہ سیورس کا اعلان کیا گیا، جس میں سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے فرانسیسی اور برطانوی سلطنتوں کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ برطانیہ اور فرانس نے لیوانٹ کے علاقے کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ لیوانٹ کا علاقہ شام، اردن، اسرائیل، لبنان، فلسطین اور ترکی کے بیشتر حصوں پر مشتمل ہے۔ لبنان کو عیسائیوں اور دروز افراد کی پناہ گاہ کے طور پر دیکھا گیا۔ فلسطین کا انتخاب یہودیوں کے لیے کیا گیا تھا، جبکہ لبنان اور شام سے متصل وادی بیکا کو شیعہ مسلمانوں کا علاقہ قرار دیا گیا تھا۔ شام سنی مسلمانوں کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ اس معاہدے پر سخت غصے میں آ گئی اور اگلے 2 سال تک وہ اتحادی ممالک کے خلاف جنگ لڑتی رہی اور آخرکار 1923 میں اتحادی ممالک ترکش حکومت کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے اور ان کے درمیان معاہدہ لوسان پر دستخط کیے گئے۔ اسی معاہدے کے نتیجے میں جدید دور کا ترکی بھی وجود میں آیا۔ آج کے مشرق وسطیٰ کی سرحدیں کم و بیش اسی معاہدے کا ہی نتیجہ ہیں۔ اس معاہدے میں بھی ایک بار پھر بہت سارے زمینی حقائق کو نظر انداز کیا گیا، خاص طور پر کرد، جن کا رہنا سہنا، زبان اور ثقافت ہر لحاظ سے ترکوں سے مختلف تھی۔ اس کے باوجود سارے کرد علاقے کو ترکی، شام، ایران اور عراق میں تقسیم کیا گیا
और कुर्द इन तमाम ममालिक में एक अक़लियत बन गए। तब से कुर्द कम्युनिटी अपने लिए एक अलग वतन की जद्दोजहद में मसरूफ है, जिसकी वजह से ये सारा इलाका आज तक एक बड़े तनाज़े और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। इसके अलावा इस तकसीम के दौरान सल्तनत उस्मानिया के सूबे जैसे मूसल, बगदाद और बसरा को इराक में शामिल किया गया था। हालांकि इन तीनों सूबों के ज़मीनी हक़ाइक़ भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। कुवैत जो पहले इराक का हिस्सा था को इराक से अलग करके एक अलग मुल्क करार दिया गया और मुस्तक़बिल में यही वो तकसीम थी जो इराक और कुवैत में एक बड़ी जंग का सबब बनी। इसी तरह लबनान को अलग करके आज़ाद मुल्क की हैसियत से फ्रांसीसी ज़ेरे असर दिया गया। आज़ादी के वक्त लबनान में 80% ईसाई और सिर्फ 20% मुसलमान आबादी थी। दमिश्क, अलीपो और दीर अज़-ज़ोर के इलाकों को इकट्ठा करके बहुत सारे सुन्नी, शिया, अलवी, ईसाई और शामी शहरियों को इकट्ठा करके मुल्क शाम बनाया गया। 1930 में तुर्की ने फ्रांस पर दबाव डालना शुरू किया कि वो शाम के सूबा अलेक्जेंड्रिया को तुर्की में शामिल करे, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया में तुर्क नस्ल और जुबान के अफराद की बड़ी तादाद रहती थी। फ्रांस ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन पहली आलमी जंग अजीम में चूंकि तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, फ्रांस खौफजदा हो गया कि कहीं तुर्की एक बार फिर जर्मनी के साथ न मिल जाए। इसी खौफ के ज़ेरे असर फ्रांस ने तुर्की का मुतालबा मानते हुए 1938 में अलेक्जेंड्रिया को शाम से अलग कर दिया और फिर अगले ही साल 1939 में तुर्की ने भी एक खुद साख्ता रेफरेंडम करवाकर इस सारे इलाके को तुर्की में शामिल कर दिया। बाद में अलेक्जेंड्रिया का नाम तब्दील करके अंताकिया रखा गया। यहीं से तुर्की और शाम के दरमियान एक तनाव की कैफियत का आगाज हुआ जो आज तक जारी है। शाम आज भी अंताकिया या साबिक अलेक्जेंड्रिया को अपना हिस्सा मानता है। उधर शाम और इराक की मरकजी पानी की सप्लाई लाइन यूफ्रेट और टिग्रिस दरियाओं से आती है और ये दोनों दरिया तुर्की से निकलते हैं, जबकि तुर्की ने इन दोनों दरियाओं पर डैम्स बनाए हैं जो आज तुर्की, शाम और इराक के दरमियान तनाव का मौजिब बने हुए हैं। 1930 के अशरे में ही अरब दुनिया में भी तेल दरियाफ्त होना शुरू हो गया। इराक में बसरा और मूसल के करीब तेल के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। इन दोनों इलाकों में ज़्यादातर शिया अरब और शिया कुर्द कम्युनिटीज़ रहती हैं। 1938 में सऊदी अरब के मशरक़ी सरहदों के पास तेल के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। हैरत अंगेज तौर पर सऊदी अरब के इस सारे इलाके में भी शिया मुस्लिम रहते हैं। 1938 में ही कुवैत में भी तेल के बहुत बड़े ज़ख़ीरे दरियाफ्त हुए जो कि पूरे इराक के तेल के ज़ख़ीरों से ज़्यादा थे, और चूंकि कुवैत किसी ज़माने में इराक का हिस्सा था तो ये नुक्ता आगे जाकर एक बहुत बड़ी जंग का मौजिब बना। व्यूअर्स, ये कहानी अभी जारी है। मशरिक़ वुस्ता की तनाज़ी की मुकम्मल तारीख जानने के लिए इस सिलसिले की अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए।